चलिए ध्यान दीजिए लोग, जैसे पिछली क्लास तक हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, इनपुट के बारे में। किसके बारे में, इनपुट। और आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस यानी कि सीपीयू के बारे में। किसके बारे में, सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यही हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ये हमारे कंप्यूटर क्या होता है, मस्तिष्क होता है। और याद रखिएगा, अगर हमारे कंप्यूटर में ये ना रहे तो हमारे कंप्यूटर में कोई काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे एक मनुष्य को सोचने की क्षमता क्या होता है, मस्तिष्क होता है ना, तो वैसे कंप्यूटर की सोचने की क्षमता क्या होती है, सीपीयू। क्या होता है, सीपीयू। और जो आप लोग ये ब्लैक वाला देख रहे हैं ना, इसको कैबिनेट बोलते हैं। और इसी कैबिनेट के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, उसी मदरबोर्ड से ये जुड़ा होता है, उसी में लगा होता है। इतना क्लियर है ना। अब जैसे आगे जाएंगे तो यहाँ पर बता रहा है क्या चीज, सीपीयू क्या है। क्या बता रहा है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग। कह रहा है इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। यानी कि यही हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या कहलाता है, ब्रेन कहलाता है, मस्तिष्क कहलाता है। जो आगे कह रहा है क्या चीज, एक इकाई या घटक जो प्रक्रिया डेटा के लिए उपयोग किया जाता है और इसे सार्थक जानकारी में परिवर्तित करता है। यही एक ऐसा डिवाइस है कि जो भी डाटा या जो भी इकाई हम कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, उसे क्या करता है, उपयोगी रूप में कन्वर्ट कर देता है, एक सार्थक जानकारी में परिवर्तित कर देता है, जिसको हम कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप समझिएगा, अगर एक व्यक्ति से हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर बताता है ना, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करता है। तो जो हमने क्वेश्चन पूछा वो एक अशुद्ध रूप में था, और उसने जो जवाब दिया वो क्या था, शुद्ध रूप में था। लेकिन उसके बीच उसने क्या किया होगा, सोचा होगा उस क्वेश्चन को, तब तो जवाब दिया होगा ना। बिना सोचे तो जवाब देगा नहीं। तो वही जो बीच में सोच रहा वही क्या कहलाएगा, प्रोसेसर कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। और वही कंप्यूटर हमारा काम करता है सोचने का, उसको सार्थक रूप में कन्वर्ट करने का। यानी कि जब क्वेश्चन सुन लेगा तो उसको आंसर रूप में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और नीचे कह रहा माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। चाहे हम माइक्रो प्रोसेसर कहें, चाहे सीपीयू कहें, चाहे प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसर में से कोई भी नाम लिया जाएगा, बस सिंपल से याद रखिए किसके बारे में बात की जा रही है, सीपीयू के बारे में। यानी कि सीपीयू का ये अलग अलग नाम दिया हुआ है। क्या क्या, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। इसका अलग अलग नाम। इतना क्लियर है ना। अब जब इसके आगे आएंगे तो बता रहा है क्या चीज, पार्ट ऑफ सीपीयू। अब सीपीयू अकेले काम नहीं करता, इसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। तीन कौन 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 होंगे, तो पहला दिया है एएलयू। पहला क्या दिया है, एएलयू। एएलयू का पूरा नाम क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। अब देखिए तीन दिशा में कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग डाटा को क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। अब जब इनपुट हम लोग देते हैं तो कंप्यूटर में जब जाता है तो वो सबसे पहले मेमोरी के पास जाता है। सबसे पहले किसके पास आता है, मेमोरी के पास। क्यों पहले मेमोरी के पास जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझिएगा। आप लोग जब भी फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी खरीदते हैं ना, पहले उसका रैम देखते हैं। क्या देखते हैं, रैम क्या होता है, एक टेबल का काम करता है, एक मेज का काम करता है। किसका काम करता है, मेज का। जैसे अगर हम आपको कोई बुक दे पढ़ने के लिए, तो आप किसी न किसी टेबल पर रख के तब तो उसको पढ़ाई करेंगे ना, हवा में रख के तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग एक टेबल पर रख के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे हमारा कंप्यूटर जब डाटा को प्रोसेस करता है, शुद्ध रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो पहले वो कहाँ रखता है, मेमोरी की रैम पर रखता है। इतना क्लियर है ना। तो जब भी हम लोग डाटा पहले भेजते हैं तो किसके पास जाता है, मेमोरी के पास चला जाता है। अब मेमोरी से काम किसका आता है, सीयू का आता है, कंट्रोल यूनिट का। किसका काम आता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है कि यूजर ने अगर दिया 2+2 एक ही बार जोड़ना है तो हमें एक ही बार जोड़ने देना, उससे ज्यादा बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कंट्रोल करता है, रोकने का काम करता है कि जैसा इंस्ट्रक्शन मिला है वैसा ही हमें उसको क्या करना है, रिजल्ट देना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। एक एग्जाम्पल इसका और समझा दे रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने एक फोन से किसी दूसरे के पास कोई डाटा भेजते हैं। सपोज करिए हम गैलरी में गए, दो इमेज सेलेक्ट किए और व्हाट्सएप के द्वारा किसी दूसरे को भेज देते हैं, तो दो ही जाता है कि एक जाता है, चार भी तो नहीं जाता है ना। दो मार्क लगा थे तो दो ही जाता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो वहां पर कौन काम कर रहा है, कंट्रोल यूनिट काम कर रहा है, सीयू काम कर रहा है, रोक रहा है जितना यूजर हमें कहा है बस हम उतना ही काम करना, ज्यादा काम नहीं करना। और उसके बाद आता है क्या चीज,
ALU, और ALU का पूरा नाम क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि अंक गणित के जितना काम करना होगा, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जो भी करना है, वो कौन काम करेगा? ALU काम करेगा। और ये याद रखिएगा, कंप्यूटर जब हमारा फर्स्ट टाइम बनाया गया था ना, तो सिर्फ एक ही बेस से बनाया गया था, जोड़ सके, गुणा कर सके, भाग दे सके। आ रहे समझे ना? कंप्यूटर जब बनाया गया था, ये नहीं सोचा गया उस टाइम कितना एडवांस काम कर सकते हैं इससे। बस ये सोचा गया था कोई कैलकुलेशन करना है तो हम आसानी से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। इतना क्लियर है ना? लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इसमें टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे हम इसे एडवांस से एडवांस काम कर सकते हैं। इस टाइम AI भी आ गया है कि हम एक कमांड उसको देंगे, जैसा काम कमांड देंगे वैसा वो काम कर पूरा करके दे देगा। इतना क्लियर है ना? तो ये सबसे पहले आएगा किसके पास? मेमोरी के पास। मेमोरी के पास किसके पास जाएगा? CPU कंट्रोल यूनिट। और उसके बाद फिर किसके पास आएगा? ALU। अब ये तीनों के पास जब प्रोसेस हो जाता है, हमें क्या होता है? डिस्प्ले पर दिखाई देता है। और ये इसकी इस जो गति होती है इतनी फास्ट होती है कि जैसा हम इनपुट देते हैं तुरंत ये क्या करता है? हमें रिजल्ट दिखा देता है। इतना क्लियर है? और फिर जब इसके आगे जाएंगे तो आगे इसके पहले बता रहा है किसके बारे में? पहले बता रहा है ALU के बारे में। ALU का पूरा नाम क्या दिया है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पहले हम ये जाने कि ये ALU होता क्या है। क्या कह रहा है? ALU होता क्या है? तो यहाँ कह रहा है यह एक डिजिटल सर्किट है। डिजिटल का मतलब क्या होगा? जो अंकों की गणना करेगा। क्या करेगा? अंकों की गणना करेगा, वही क्या कहलाएगा? डिजिटल कहलाएगा। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पर टाइप किए 2+2, तो उसका रिजल्ट हमें अंक में ही दिखाई देगा। कितना? 4। अंक में ही दिखाई देगा। वही हमारा क्या कहलाएगा? डिजिटल कहलाएगा। तो ये कह रहा है एक डिजिटल सर्किट है जिसका उपयोग अंक गणित और तार्किक संचालन करने के लिए किया जाता है। अंक गणित का मतलब क्या? जिसमें जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा देना हो, भाग देना हो, ये जितनी सारी चीजें हम इसके अंदर आसानी से अपना कर सकते हैं। टेक्निकल थोड़ा सा तकनीक लगा करके, तार्किक शक्ति लगा के अपना काम करना है तो वहां पर भी कौन काम करेगा? ALU ही काम करेगा। आ समझे ना? और जब नीचे कह रहा है ALU को CPU का कोर भी कहा जाता है। कोर का मतलब क्या होगा? इसका मतलब कोर। अच्छा, आप लोग कंप्यूटर में प्रोसेसर चेक करने जानते हैं लोग ना? प्रोसेसर कौन सा है? जैसे फोन में आता है ना स्नैपड्रैगन, ऐसे कई सारे उसमें प्रोसेसर आता है फोन में। स्नैपड्रैगन का आता है, एप्पल का अलग प्रोसेसर आता है, सैमसंग का अलग प्रोसेसर आता है। आ समझे ना? तो ये सब प्रोसेसर क्या होता है? कंपनी का नाम होता है जो ऊपर दिया होता है, लेकिन इसके अंदर जो कोर होता है वो इसका मेन पार्ट होता है। जैसे जब आपको चेक करना अपने कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में चेक करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे आप लोग उसमें किस में चले जाते हैं? लोग अबाउट में चले जाते हैं लोग ना? किस में चले जाते हैं लोग? अबाउट में। अब वैसे जब आपको यहाँ आनी है तो आप किस में चले जाएंगे? तो आप लोग राइट क्लिक करने के बाद से डिस्प्ले सेटिंग पढ़े हैं लोग ना? जब डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे तो नीचे ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? अबाउट का। दिख रहा है ना? जब यहाँ पर आएंगे अबाउट में तो ये बता देगा आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर कितना है, रैम क्या है, उसका स्टोरेज की सारी डिटेल यहाँ पर बता दिया। किसमें आने के बाद? अबाउट में। तो हम लोग कहाँ से गए हैं? तो फिर देखिएगा, राइट क्लिक किए और कहाँ चले गए? डिस्प्ले सेटिंग। और डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद आपको किस पे आ जाना है? अबाउट पे आ जाना है। हो जाएगा ना? हाँ, एक और आप लोगों को तरीका बता दे रहे हैं ये चेक करने का। अभी इसके अंदर का जो सेटिंग दिया है, जो जो ऑप्शन दिया हम लोग उसके बारे में जानते हैं। पहले इसके एक और ऑप्शन हम लोग समझते हैं कि दूसरा कहाँ से आ जाएगा। तो दूसरा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिस पीसी दिखाई दे रहा है ना? दिस पीसी पे माउस का राइट बटन दबाना है। कौन सा बटन? राइट। और अब आपको किसमें चले आना है? प्रॉपर्टीज में आ जाना है। किसमें आना है? प्रॉपर्टीज। तो जब प्रॉपर्टीज में आ जाए तो यहाँ दिखा देगा रैम कितना जीबी है? 6 GB है। प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल आर कोर TM2। यानी कि जो इंटेल दे रहा है ना, ये कंपनी का नाम, इस कंपनी ने बनाया इस प्रोसेसर को। आया समझे ना? और उसका क्या कह रहा है? i3 दिया है। कोर कौन सा दिया है? i3। देखिए कोर का मतलब समझ लीजिएगा, सबसे पहला जब बना था ना तो वो डुअल कोर बना था प्रोसेसर में। कौन सा कोर बना था? डुअल कोर। उसका ओक्टा कोर बना। कौन सा कोर बना? ओक्टा। ओक्टा के बाद से बना i3। i3 के बाद से बना i5। और i5 के बाद से बना i7। अभी i9 पे काम चल रहा है।
इसमें काम चल रहा है i9। लेकिन आप लोग प्रोसेसर और कोर का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कोर समझिएगा। जैसे कोर का मतलब होता है प्रोसेसर की संख्या। प्रोसेसर की संख्या जितनी अधिक रहेगी हमारा कंप्यूटर उतना ही फास्ट काम करेगा। रैम ज्यादा होने से कंप्यूटर या फोन फास्ट काम नहीं करता है। रैम ज्यादा होने से फास्ट काम नहीं करता है। रैम ज्यादा होने से क्या होता है, तो हम एक साथ ज्यादा काम कर सकते हैं। एक साथ क्या कर सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 GB रैम है, आ समझे ना। तो 2 GB का हम एक एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, 2 GB का हम तीसरा एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, और 2 GB का चौथा एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। यानी कि 2 या 3 लोग हम 2-2 GB का 3 एप्लीकेशन चला सकते हैं। आया समझे ना। अगर 4 GB का था तो हम 2-2 GB कितना चला सकते थे, 2 ही चला सकते थे। तो रैम ज्यादा होने से क्या हो सकता है, ज्यादा काम कर सकते हैं, स्पीड नहीं बढ़ती है। स्पीड बढ़ती है प्रोसेसर की संख्या से। अब संख्या का मतलब समझिएगा, एग्जाम्पल करके समझिए कि बाहर कोई ईंट रखा गया है काफी सारा। बाहर क्या रखा गया है, ईंट रखा गया। अब वहां से ईंट ला करके हमें अंदर रखना है। हम 2 लोगों को भेजे। कितने लोगों को, 2 लोग। तो सपोज करिए 1000 ईंट है, तो दोनों लोगों को 500 बार आना पड़ेगा और 500 बार जाना पड़ेगा, तो समय ज्यादा लगेगा। और वही हम 4 लोगों को रख दिए तो और कम समय में हो जाएगा। वही हम 8 लोगों को रख दिए तो और कम समय में हो जाएगा। तो वही काम होता है यहाँ पर। डुअल कोर में प्रोसेसर की संख्या 2 होती है। प्रोसेसर की संख्या कितनी होती है, 2। ओक्टा कोर में 4 होता है, i3 में 8 होता है, i5 में 12 होता है, और i7 में 16 होगा। और इसमें ये जब बनेगा तो कितना हो जाएगा, 20। यानी कि डुअल कोर में कितने लोग काम कर रहे हैं, 2। ओक्टा कोर में कितने लोग काम कर रहे हैं, 4। और i3 में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो अगर हम i3 यूज कर रहे हैं तो इसमें लगभग एक साथ लगभग स्पीड इसकी बढ़ जाएगी ना। डुअल कोर और ओक्टा कोर की अपेक्षा स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो डाटा सबसे पहले किसके पास जाता है, सबसे पहले किसके पास आता है, रैम के पास जाता है, मेमोरी के पास जाता है। अब मेमोरी से कौन लेता है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करने काम करता है। अब अगर यही काम प्रोसेस कर रहा है तो अगर इसमें ज्यादा लोग हैं प्रोसेस करने के लिए तो जल्दी जल्दी काम करेगा, और कम लोग रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे काम करेगा। ये समझा रहा है ना। तो यहाँ पर कोर का मतलब समझा रहा क्या होगा, ALU को CPU का कोर भी कहा जाता है। यानी कि जो हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पढ़ रहे हैं वही हमारा जो CPU का होता है वही क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। और कोर का मतलब क्या होगा, प्रोसेसर की संख्या। कोर जितना अधिक रहेगा हमारे कंप्यूटर की स्पीड उतना ही ज्यादा रहेगी। कोई दिक्कत इसमें। और उसके आगे जब आएंगे तो उसके आगे किसके बारे में दिया है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि अब इसको भी 2 भागों में बांट दिया। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे CPU, क्या पढ़ रहे थे, CPU को 3 भागों में बांटा गया है, ALU, CU और MU, यानी कि मेमोरी यूनिट। तो यही ALU को 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा, अर्थमेटिक सेक्शन, और दूसरा लॉजिक सेक्शन। और दोनों का काम अलग अलग होता है। अर्थमेटिक का काम अलग होता है और लॉजिक सेक्शन का काम अलग होता है। क्या क्या काम करेंगे दोनों, तो यहाँ कह रहा है इस अर्थमेटिक सेक्शन का फंक्शन है कि ये सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे क्या क्या काम करेगा, तो एडिशन जोड़ने का काम करेगा, सब्सट्रैक्शन घटाने का काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन गुणा करने का काम करेगा, और डिवीजन इनकी भाग देने का काम करेगा। इतना क्लियर है ना। को परफॉर्म करती है, यानी कि जितना हमें कैलकुलेशन वाला काम करना होगा वो सारा का सारा काम कौन करेगा, अर्थमेटिक सेक्शन करेगा। कोई दिक्कत इसमें। लेकिन वही थोड़ा सा सेंस लगाना, दिमाग लगा करके हमें कोई काम करना है तो वहां कौन काम करेगा, लॉजिक सेक्शन। जैसे कह रहा है इस लॉजिक सेक्शन का जो मुख्य फंक्शन है वो ये है कि ये सभी लॉजिक ऑपरेशन जैसे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, तुलना करना। कंपेयरिंग मतलब क्या होता है, तुलना करना। हमारे पास एक ए कोई प्रोडक्ट है और एक बी कोई प्रोडक्ट है, तो हम दोनों मैच कराएंगे, कंपेयर करेंगे ए का परफॉर्मेंस कैसा और बी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो वहाँ सेंस लगेगा नहीं लगेगा, बस हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ ये काम कर रहा है तो ये काम कर रहा है तो इसको हमें मिलाना होगा। आ समझे ना। तो वैसा जब कोई काम होगा तो कौन काम करे वहां पर, लॉजिक सेक्शन। और अगर सेलेक्टिंग,
जब हमें डाटा को सेलेक्ट करना होगा, डाटा को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, तो भी वहां पर कौन सा काम करेगा, लॉजिक सेक्शन। जैसे आप लोग F2 बटन जब पढ़े थे ना, तो फोल्डर को सेलेक्ट करना पड़े थे, क्लिक कर रहे थे तो क्या हो जा रहा था, सेलेक्ट हो जा रहा था। आ समझे ना? तो वहां पर हमें लॉजिक ये लगाना है कि किस फोल्डर को हमें सेलेक्ट करना है। और आगे कह रहा मैचिंग। देखिए कंपेयरिंग में और मैचिंग में अंतर होता है, मिला देगा। और सेम वही काम होता है जो मैचिंग होता है, वही किसका काम होता है, मर्जिंग का। मर्जिंग का काम है कि जो दो डाटा है ना, दोनों को मिला के एक कर दे। अगर एक कॉपी पे लिखे हैं और दूसरा दूसरे कॉपी पे लिखे हैं, तो उन दोनों को क्या करेगा, मिला के एक पेज पर कर देगा, डाटा को परफॉर्म करती है। यानी कि कह रहा है क्या चीज, जो लॉजिक सेक्शन होता है वो उसका जो मुख्य फंक्शन क्या क्या है, तो लॉजिक का ऑपरेशन ही काम करेगा, थोड़ा सा सेंस वाला ही काम करेगा। जैसे कंपेयर करेगा, सेलेक्ट करेगा, मैच करेगा और मर्ज करेगा, यही काम करेगा, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। तो अभी हम लोग कौन से पढ़े हैं, अर्थमेटिक सेक्शन, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लेकिन जब इसके आगे आएंगे तो आगे दिया है कौन सा, कंट्रोल यूनिट। हम लोग ये पढ़ रहे थे सीपीयू के बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यही हमारे कंप्यूटर क्या होता है, मस्तिष्क होता है। जो डाटा हम लोग भेजते हैं यही कैलकुलेशन करता है, ये क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, यही कंट्रोल करता है और यही स्टोर करता है। लेकिन इसको तीन भागों में अलग अलग कर दिया गया है। कौन कौन सा, एएलयू, सीयू और एमयू। जिसमें हम पढ़े पहले एएलयू। एएलयू क्या है, डिजिटल सर्किट है जो अंकों की गणना अंकों में ही करके दिखाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल कहते हैं। लेकिन यही एएलयू को सीपीयू का कोर भी कहा जाता है। और कोर का मतलब क्या होगा, प्रोसेसर की संख्या। अब प्रोसेसर की संख्या जितनी अधिक रहेगी, हमारा कंप्यूटर की स्पीड उतना ही फास्ट रहेगा। इतना क्लियर है ना? और आगे जब आएंगे तो अगला हम लोग किसके बारे में जानना है, सीयू के बारे में। सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट। क्या ये डाटा और इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। किसको, डाटा और इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करने के लिए। अगर हम अपने कंप्यूटर को डाटा भेज रहे हैं या अपने कंप्यूटर को हम निर्देश दे रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। कि यूजर कह रहा है कि नहीं, आपको अगर ये यहां से लेकर के यहां तक ये ऐसे ही ड्रा करना है, तो बस आपको वहीं तक रहना, उससे ज्यादा नहीं जाना। आ समझे ना? अगर हम यहाँ पर कहीं क्लिक कर रहे हैं तो हमें वहीं क्लिक करना, उससे ज्यादा कहीं बाहर क्लिक नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम मिनिमाइज पे क्लिक करें तो अपने आप क्लोज हो जाए, ऐसा नहीं है। मिनिमाइज पे क्लिक करें तो मिनिमाइज ही होगा, क्लोज नहीं होगा। ये कौन काम करेगा, कंट्रोल यूनिट काम करेगा। सारा कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, कंट्रोल। और फिर जब उसके आगे आएंगे तो कह रहे हैं यहाँ पर, जिन्हें कि कंप्यूटर के दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। हो सकता है हम अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, डाटा भेज रहे हैं। और अगर ये कंप्यूटर की सभी यूनिट को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, मैनेज और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा। एक हमारा कंप्यूटर में क्या है, सीपीयू है, और उससे अनेकों डिवाइस जुड़े रहते हैं। इनपुट डिवाइस जुड़ा रहेगा, आउटपुट डिवाइस जुड़ा रहेगा, प्रोसेस डिवाइस तो ये है। अब इस दोनों को जोड़ना है, इनपुट को भी और आउटपुट को भी। अब यही कंपेयर क्या करता है, मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है। ये बताता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस और कौन सा आउटपुट डिवाइस। कि जो इनपुट डिवाइस है उससे हमें वही काम करना जो वो कर सकता है, और आउटपुट डिवाइस है तो उससे हमें वही काम कराना जो वो कर सकता है। आया समझे ना? अब ऐसा नहीं कि हम इनपुट का काम आउटपुट को देने लगे और आउटपुट का काम इनपुट को देने लगे, तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ये कंट्रोल करने के लिए कौन रहता है, कंट्रोल। लेकिन हाँ एक चीज और कह रहा है ये कोई भी चीज प्रोसेस नहीं करता और न ही कोई डाटा स्टोर करता है। ये किसी चीज को प्रोसेस नहीं करता है। प्रोसेस करने के लिए एएलयू है, अर्थमेटिक और लॉजिक। कौन है, अर्थमेटिक और लॉजिक, ये दोनों पड़े हुए हैं प्रोसेस करने के लिए। और डाटा को स्टोर करने के लिए कौन है, एमयू है, मेमोरी यूनिट है। ये काम क्या करता है, तो कंट्रोल करने का काम करता है, मैनेज करने का काम करता है। आ समझे ना? अगर हमारे कंप्यूटर में यही सीयू नहीं होता ना, तो क्लिक करते कहीं और तो क्लिक होता कहीं और, फोन लगाते कहीं और तो चला जाता कहीं और। आ समझे ना? डाटा भेजते कहीं और तो चला जाता कहीं और। डाटा भेजना होगा एक तो जाएगा 10।
यही है जिसको उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इतना क्लियर है ना। और जब ALU के आगे आएंगे तो अगला क्या दिया है, मेमोरी। क्या दिया है, मेमोरी क्या है। देखिए कंप्यूटर में डाटा दो तरीके से स्टोर करते हैं, एक अस्थाई तरीके से और एक अस्थाई तरीके से, यानी कि एक परमानेंटली और एक टेम्परेरी। परमानेंटली का मतलब क्या होगा, जब तक हम वो डिलीट नहीं करते हैं तब तक वो अपने आप डिलीट नहीं होता है। और टेम्परेरी का मतलब क्या है कि जब हम काम कर रहे हैं तो उस टाइम तक सेव है, और जैसे कंप्यूटर बंद होगा अपने आप डाटा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। इतना क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ कह रहा है कंप्यूटर में जब हम कोई भी डाटा अस्थाई या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। जब भी हम कोई डाटा स्टोर करें तो किस में स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा, चाहे अस्थायी रूप से हो और चाहे अस्थायी रूप से। इतना क्लियर है ना। और आगे कह रहा है क्या चीज, तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मेमोरी वह प्लेस है जहां हम अस्थाई या अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करते हैं। मेमोरी का एक प्रकार का जगह है, एक लोकेशन है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को चाहे परमानेंटली स्टोर करें और चाहे टेम्परेरी स्टोर करें। परमानेंटली और टेम्परेरी का मतलब यही समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल समझिए कि अभी हम क्या किए, यहाँ पर एक नोटपैड का कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए, कहाँ चले गए, सर्च बॉक्स पे, और सर्च बॉक्स पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करना है, नोटपैड ओपन कर लिए। नोटपैड ओपन हुआ है ना, तो जब तक हम इसमें कुछ लिख रहे हैं और जब तक ये ऐसे पड़ा हुआ है तब तक टेम्परेरी सेव है। अगर हमारा कंप्यूटर भी बंद हो जाए ना तो मिट जाएगा जितना हम लोग लिखे। और परमानेंटली अगर जो चाहिए तो हमें फाइल पे जाकर के इसको क्या करना होगा, सेव करना होगा। फाइल पे जाकर क्या करना होगा, सेव करना होगा। कोई दिक्कत इसमें। तो कंप्यूटर में डाटा कितने तरीके से स्टोर हो रहा है, एक परमानेंटली और दूसरा टेम्परेरी, यानी कि अस्थाई और अस्थाई। लेकिन जैसा हम इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर दे रहा है किसके बारे में, अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़े हैं मेमोरी, यानी कि एक जगह है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और आगे भी कह रहा है कि जहां हम अस्थाई अस्थायी से डाटा को स्टोर करते हैं, अगर मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि कंप्यूटर ना शुरू में कभी हमारा भाषा समझा है ना आगे कभी हमारा भाषा समझेगा। वो एक ही भाषा समझेगा, कौन सा, बाइनरी, जो 0, 1 होता है। क्या होता है, 0, 1। अब आप ये नहीं समझ पा रहे ये हमारी भाषा को कैसे समझेगा, 0, 1 के रूप में कैसे समझेगा। हम लोग वॉइस रिकॉर्ड करते हैं ना, हम अपना सॉन्ग कोई गा रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में क्या होगा, स्टोर होगा, रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो KB MB GB के रूप में चला जाएगा। और वही KB MB GB क्या है, बाइनरी है, क्योंकि 0, 1 से मिलके बना है। कैसे मिलके बना है, तो यहाँ आप लोग आगे देखिए कह रहा है क्या चीज, 0, 1 क्या कहलाएगा, बाइनरी डिजिट, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। अब यही बीट अगर जो 4 बार मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक निबल बनेगा। और यही अगर जो हम 8 बीट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक बाइट बनेगा। और इस बाइट को 1024 पर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 1 किलोबाइट, जिसको शॉर्ट में केबी बोलते हैं। और इस केबी को 1024 पर मिलाएंगे क्या बनेगा, 1 मेगाबाइट, यानी कि एक। और उस एमबी को 1024 पर मिलाएंगे तो 1 गीगाबाइट, यानी कि 1 GB। और उस जीबी को मिलाएंगे 1024 बार तो 1 TB, यानी कि टेराबाइट। और इस टीबी को 1024 पर मिलाएंगे तो 1 पेटाबाइट, यानी कि PB। और इस PB को 1024 पर मिलाएंगे तो 1 एक्स्ट्राबाइट, यानी कि XP। और इसको मिलाएंगे 1 XB तो 1024 तो कितना होगा, 1 जेटाबाइट। एग्जाम में अक्सर देता है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए, तो क्या होगा, बीट, यानी कि बाइनरी डिजिट हो जाएगा। और कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई का नाम बताइए, तो क्या होगा, ZB, यानी कि जेटाबाइट होगा। कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे लोग ना। तो आज आप लोग इतना पढ़ के समझ के आइए, बाकी इसके आगे अगली क्लास में पढ़ते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, तो मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। इतना क्लियर है ना। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ हम लोग कंप्लीटली जानेंगे कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। क्योंकि रैम रोम चेक करते हैं लोग ना, तो रैम क्या होता है और रोम क्या होता है, कंप्लीटली उसके बारे में लोग यहाँ जानकारी लेंगे। तो फिलहाल आज आप लोग को क्या पढ़ करके आना है कि कंप्यूटर में जब हम लोग जाएंगे तो CPU क्या होता है, इसके बारे में जानना है, CPU के बारे में।
और जब सीपीयू हम लोग जानेंगे तो पार्ट ऑफ सीपीयू भी जानेंगे। कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं इसके? तीन, एएलयू, सीयू और ईएमयू, जिसमें हम लोग एएलयू के बारे में भी पढ़े हैं, सीयू के बारे में भी पढ़े हैं और ईएमयू के बारे में भी पढ़े हैं। लेकिन ईएमयू के बारे में जो डिटेल है यहाँ पर वो हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। इतना क्लियर है ना? तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए।